जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिरोज़ अहमद बाबा है। मैं ट्रेडर्स एसोसिएशन सेंट्रल लाल चौक का प्रेसिडेंट। तो हमारी जो आज आपको बुलाने की जो हमने आपको जो दावत दी है वो इस करके है कि आज हमारे सेंट्रल लाल चौक की हम अज़हर नौ तश्कील कर रहे हैं और हमारे साथ फॉर्चुनेटली हमारे और भी हम ख्याल जो दुकानदार हैं वो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। ये अमीरा कदर से लेके बिस्कुट स्कूल तक और अभी गुजर तक हमारे साथ दुकानदार आज हमारे सेंट्रल लाल चौक में मिल रहे हैं हमारे साथ। तो इसी करके हमने आपको जहमत दी है कि आपको तकलीफ़ लगी होगी, वो सॉरी। 5-10 मिनट का वक्फा हो गया था, नमाज का टाइम था, हमारे खान साहब जो थे वो नमाज में मशगूल थे, तो इस करके हमने आपको यहाँ पे बुलाया है। आगे आप पूछिए कि आपने जो भी पूछना होगा, आई विल बी रिप्लाइंग इन पॉजिटिव। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि परसों भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रेडर्स की तरफ से हुई, उसमें भी शायद यही नाम था कि ट्रेडर्स एसोसिएशन। ये बताइए ये सिचुएशन क्यों है, क्यों आज दूसरी एसोसिएशन? जी, वो इस करके है जी, हमने अपने टाइम वक्त पे इलेक्शन कराना चाहा था और जो लोग इलेक्शन से भागना चाह रहे थे उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ का सहारा लेके इलेक्शंस को जो है वो स्टे करवाया था। स्टे नहीं है, ऑलमोस्ट वो नोटिस एक इशू की थी उन्होंने, फिर वी हैव बीन रेस्ट्रेन्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ कि आप इलेक्शन फ़िलहाल ना करें। तो इन द मीन टाइम दे themselves फॉर्मेटेड अ बॉडी, एडहॉक बॉडी, जिसको कहीं से भागना नहीं आता है। दे फॉर्म एन एडहॉक बॉडी एंड वो इसी करके ना अपना वो फ्रिक्शन उन्होंने बनाया है। वो 2-4-5 लोग हम में से ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो। हालांकि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो मेन और सबसे खूबसूरत जो इशू है वो है ये इलेक्शंस है। जो इलेक्शन से भागेगा उसको अपनी हार का बिल्कुल अंदाज़ा हो चुका होता है। इस करके दे आर जस्ट गोइंग इन डिले टैक्टिक्स। सर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है काफ़ी लंबे वक्त तक लाल चौक में चलता रहा, लाल चौक को रिनोवेट किया गया उसमें, लेकिन कई सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे कि स्मार्ट सिटी की वजह से जो है काफ़ी दिक्कतें भी हुई, उस वक्त जो है आगे पीछे चलने में भी परेशानियाँ होती थी। आप सारे ट्रेडर्स हैं, तो ओवरऑल ट्रेड पे कितना इम्पैक्ट हुआ स्मार्ट सिटी? देखिए, जब आप अपने घर में या मैं अपने घर में भी कोई चीज़ ठीक करना चाहूँ तो उसमें बनते बनते तो दुश्वारियाँ आती ही हैं, लेकिन जब वो बन जाता है फिर बंदा रिलैक्स होके बैठता है कि ये जी मेरा घर है, ये मेरा ड्राइंग रूम है या कुछ ऐसा है। यही सेम सिचुएशन वाज इन स्मार्ट सिटी। बनते बनते हम लोगों ने तकलीफ़ तो सही, लेकिन अब बन के ना वी आर सीइंग, मैंने पहले भी बोला है आपसे, 30 to 35 ऑफ इंक्रीज़ इन ओवर सेल्स। आप इसको टूरिज़्म का बूस्ट बोलिए या लोकल्स की अट्रैक्शन बोलिए, अच्छी चीज़ देखने के लिए वो लाल चौक आते हैं। तो जब भी कोई लाल चौक आता है तो कुछ ना कुछ शॉप करके ज़रूर जाता है। एंड वी आर थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने एडुकेट जो पार्किंग फैसिलिटी रखी हुई है। हमारी सबसे पहली डिमांड ये थी कि हमें रोड साइड कस्टमर पार्किंग चाहिए। ऑल्दो थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर कोई शॉप कीपर किसी कस्टमर से 10,000 20,000 की सेल करता है, अगर वो शॉपकीपर बजाते खुद भी वो 20-25 रुपये या 30 रुपये देता है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वी आर थैंकफुल टू गवर्नमेंट कि जो भी हमने उनको बोला, हालांकि उन्होंने रोड हमारे तंग की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रोड तंग होने के बावजूद भी दे प्रोवाइडेड अस की रोड साइड पार्किंग जो शॉप्स के साथ है उन्होंने वो अवेलेबल करवाई। अब हम में ये कंसेप्ट डेवलप होना चाहिए कि अगर हम 20 लाख 10 लाख रुपए की गाड़ी रखते हैं तो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर टू पे फॉर द पार्किंग ऑल्सो। जैसे आप बाहर की सिटीज़ में देखते हैं, पार्किंग देने में क्या हर्ज है जब आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। आप गाड़ी पार्किंग स्किप करना चाहेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं, आपका चालान 500 रुपये का कटेगा। 20 रुपये बचाने के लिए बंदा 500 देता है। इससे बेहतर है कि पार्किंग में ही रखें। पार्किंग की इतनी जगह है शेख बाग में, लाल चौक एसएनटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 4000 गाड़ियाँ एकोमोडेट हो सकती हैं। अब लोग पार्किंग को अवॉइड करेंगे तो वो तो फिर आपको पता ही है। आपने टूरिज्म की बात की, पिछले कुछ वक्त से ऐसे क्लेम्स हैं कि टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है जी। तो क्या टूरिज्म जो है वो यहाँ के बिजनेस को भी बढ़ा रहा है, या सिर्फ टूरिज्म जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग उन पे ही में? नहीं,
जहाँ तक हमारा मतलब हमने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है वो डेफिनेटली लाल चौक एक दफ़ा विज़िट करके जाता है। जब वो विज़िट करेगा लाल चौक में वो जूते वाले से जूता भी लेता है, स्वेटर वाले से स्वेटर भी लेता है, शॉल वाले से शॉल भी लेता है। फिर जाके कंक्लूजन पे ये हम आते हैं कि टूरिज़्म से जो है हमारी जो सेल है वो इंक्रीज़ हो गई है। मैंने एक टूरिस्ट को देखा, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक टूरिस्ट को देखा था, बॉम्बे से बिलोंग करता था। उसने एक हमारे पड़ोस में एक दुकानदार है, छोटा वो टैब लेके जा रहा था वहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक टैब। तो मैंने उनसे पूछा आप तो बॉम्बे में हैं, वहाँ से लेना था। कहा यहाँ आया हूँ तो यहाँ पे फुर्सत मिली है, और जब बंदा बाहर जाता है तो खर्च के ही जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो है टूरिज़्म का इम्पैक्ट लाल चौक में सबसे अच्छा पड़ा है। ये नहीं है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हमारे होटल्स को आप देखिए वो भी फ्लोरिश हो रहे हैं। बाबा साहब, आपने अभी बताया कि हमारी जो सेल है वो एनहांस हुई है। क्या इससे पहले आप बताएंगे कि क्या सेल होती थी और आज क्या सेल होती है? जब यहाँ पर स्मार्ट प्रोजेक्ट नहीं आया था, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नहीं आया था, उसमें एक पार्क जो स्टून पार्क बनाई गई थी, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ या उसी दौर की मैं बात कर रहा हूँ, और आज की दौर की बात करेंगे, कितना आप डिफरेंस मानेंगे कि सेल में हुई है? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि 30 to 35 इंक्रीज़ हुई है। आप ये 90% ऑफ द शॉपकीपर से पूछेंगे तो उनका भी यही जवाब होगा। 10% का हाँ हो सकता है जो ऐसी चीज़ें हमारे में बेचते हैं जो टूरिस्ट रिलेटेड नहीं है, तो उनका तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। लेकिन अगर आप असेसमेंट करना चाहेंगे तो यू हैव टू काउंट 90%, यू डोंट हैव टू काउंट 10%। ओवरऑल जब आप देखते हैं तो अगर 35% भी आपके बोलते हैं कि इंक्रीज़ हुई है, देन यू हैव टू मेक अ कॉल कि येस हुई है। आज के वक्त में ऑनलाइन बिजनेस जो है काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और अगर हम कश्मीर की बात करें तो कई सारे लोग जो है ऑनलाइन पे रिलाई करते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ के बिजनेसमैन हैं वो मोस्टली ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैं और अभी भी ऑनलाइन की तरफ उतना नहीं आते। तो क्या आप लोगों के बिजनेस पे ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से इम्पैक्ट होता है, और अगर होता है तो उसका क्या सही? जी होता है, ज़रूर होता है। मैं तो कहता हूँ कि वहाँ से मैंने आपको बोला कि 35% हमारी इंक्रीज़ हुई है, यहाँ से मैं कह रहा हूँ जी ऑनलाइन से हमारी 25% रिड्यूस भी हुए, डिक्रीज़ भी हुई है। लेकिन अगर हम लोग उस ऑनलाइन की तरफ जाना चाहें, हमारे में ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक अल्लाह का करम है कि बचे हुए हैं। हो सकता है कि आगे ना बचे, लेकिन हमने जहाँ तक हमारी स्ट्रगल है हमने अपना कंटिन्यू वो मेंटेन करके रखा है। जैसे मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन पे नहीं बिकते, तो और ऑनलाइन जो कस्टमर एक दफ़ा लेता है, 2-3 दफ़ा लेने के बाद वो ऑटोमेटिकली उससे विड्रॉ करता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि क्वालिटी का डिफरेंस होता है। कोई भी आप ब्रांड ले लीजिए, कोई भी ब्रांड ले लीजिए, उसमें आप देखेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप लोकल शॉप्स में शॉपिंग करेंगे और ऑनलाइन करेंगे, डिफरेंस ऑफ क्वालिटी वहाँ ज़रूरी होती है। ये तो हमारे कंज्यूमर्स को भी पता है, तभी जाके हम सर्वाइव कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमारे सर्वाइवल का कोई चांस नहीं था, बिकॉज आज सारे मोबाइल पे और ऑनलाइन पे ही करते हैं। बाबा साहब, जिस तरह से बताया जाता है कि मिडिल क्लास पर काफ़ी ज़्यादा जो इफेक्ट है वो पड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी जो है ज़्यादातर जो उसमें इम्पैक्ट हो रहा है वो मिडिल क्लास ही हो रहा है। अपर एंड लोअर क्लास जो है उससे बचा हुआ है। वो जीएसटी पर कितना इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि बिजनेस पर पड़ा है? दूसरा, जीएसटी जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स से हमने बात की है, वो चाहते हैं कि ये रोक हो, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हमारा इसी सवाल में एक और चीज़ कि हाल ही में एक प्रपोजल तो भेजा गया कि हैंडीक्राफ्ट्स पे 28% का जो है जीएसटी लगाया जाएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पे खासतौर पे शॉल वगैरह रहते हैं वो 15 से 10,000 से अबव की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर उस पर 28% जीएसटी लगाया गया तो यहाँ की जो इकॉनमी है उस पर ओवरऑल असर पड़ेगा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर। देखिए, हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे कि ये आप रिवोक कर लें तो अच्छा है, बिकॉज 28% मीन्स अ लॉट। 10,000 की शॉल पे आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कितना होगा। यहाँ पे 10,000 की शॉल भेजने में इट टेक्स अस अराउंड अ होल डे टू कन्विंस अ कस्टमर कि आप ये है, फिर उसकी क्वालिटी गिनवाते हैं, फिर उसका वर्कमैनशिप गिनवाते हैं, बाकी चीज़ें गिनवाते हैं। लेकिन अगर आप 28% उसमें इंक्रीज़ करोगे तो नेचुरली वो तो हम फिर टोटली ख़त्म हो जाएंगे। सो वी रिक्वेस्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कंसर्न होंगे कि ये अगर आप रिवोक करेंगे। मेरे काबिल एहतराम भाई यहाँ पे बैठे हैं, हमारे ट्रेड फेडरनिटी के कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने बहुत काम किया है ट्रेड के लिए। इन्होंने भी परसों 2-4 हायर अप से मीटिंग करके
रिक्वेस्ट किया है उनसे कि ये रिवोक कीजिए। वी आर हेयर टू बी यूनाइटेड बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट्स के हमें जो मुश्किलात आते हैं हम फिर अपना जो है सारा यूनाइट होके खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आगे वाले जो बड़े फॉर्म्स हैं उन पे आप हमारा ये पैगाम पहुंचवा दीजिए कि हमें जो मुश्किलात हैं जीएसटी से तो ऑलमोस्ट ये इकॉनमी ऑफ जो हमारी है सिटी की बात करूँगा ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी जी। तो खान साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा जो सारी कौम को चलाती है, लेकिन आज देखा जा रहा है कि नॉन ट्रेडर भी आप ट्रेडर्स में घुसकर ट्रेडर्स को सपोर्ट कर रहा है, उस पर क्या बताएंगे आप? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो हमारे दिल में था, सबके दिल में था, मेरे भाइयों के दिल में भी था कि देखिए ये हमारी बदकिस्मती है जिसको किसी जगह अपनी वो प्रेसिडेंसी चलाने की वो इजाज़त नहीं मिलती है वो 2-4-5 दुकानदारों को पकड़ के अपनी प्रेसिडेंसी जमाने की कोशिश करते हैं। एक नॉन ट्रेडर जो होगा उसको क्या पता है कि दुकानदार के क्या मसाइल हैं, उसको अपनी ट्रेड का पता नहीं होता है तो दूसरे के ट्रेड में वो क्या करेगा, कैसे रिलीफ दिलवाएगा। जैसे हमारे KTMF के प्रेसिडेंट मोहम्मद यासीन खान साहब हैं, बेसिकली ही इज़ अ शॉपकीपर। जो ग्रास रूट लेवल के शॉपकीपर हों जिनकी दुकानें सड़कों पे हो, एक दूसरे का दर्द वही समझ सकते हैं। नॉन ट्रेडर जो होगा वो तो इस्तेमाल ही करेगा ना, चाय पीने आएगा, अपना माला पहनाएगा, फ़ोटो खिंचवाएगा, यही सब काम होता है उनका। ये बदकिस्मती है लेकिन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी। टू बी ऑनेस्ट एनफ हम लोग ट्रेड को एक ही करेंगे और ट्रेडर को ही इन्वॉल्व करेंगे ट्रेड के मसले देखने में। हम लोग किसी गैर ट्रेडर को अंदर घुसने नहीं देंगे। दिस इज एन फैक्ट, एडमिटेड फैक्ट। ये मेरे भाई सारे इसकी तायीद करेंगे। हम लोगों ने ना कभी किसी को ऑनर किया है नॉन ट्रेडर को, ना हम इंशाल्लाह आगे करेंगे। क्यों सर, ये ठीक है बात? सर आपने जो कहा